सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से कबीरा क्लासेस में। मेरे जितने भी दोस्त और मित्र हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिएगा, आज फिर हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा That will be forces and laws of motion। ये हमारा टॉपिक है आज का। और इसके अंदर जो सबसे पहले डेफिनेशन हम करेंगे, व्हाट आर द फोर्सेस। फोर्सेस क्या होते हैं? देखिए, फोर्सेस क्या है? फोर्सेस एक तरह का एक्सटर्नल एफर्ट होता है, यानी एक तरह का एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग एंड हिटिंग। ये किसी भी फॉर्म में जब आप कोई एक्सटर्नल एफर्ट करते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, पुल करते हैं या फिर हिट करते हैं, तो उस एक्सटर्नल एफर्ट को हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, इस एक्सटर्नल एफर्ट की वजह से कोई बॉडी जो है वो मूव कर सकती है, या फिर चलती हुई बॉडी स्टॉप कर सकती है, या फिर उसकी शेप चेंज हो सकती है, या फिर उसका साइज भी चेंज हो सकता है। तो दिस इज नोन एज द फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग एंड हिटिंग, उसको हम बोलेंगे फोर्स। पिक्चर में आप एग्जांपल देख सकते हैं, हियर इज द पुशिंग, दिस इज द पुलिंग ऑफ द ड्रायर एंड दिस वन इज द हिटिंग। ये भी यहाँ पे पुशिंग हो रही है, इसमें भी पुलिंग हो, और इसके अंदर फिर हिटिंग हो रही है बाल के साथ। तो ये सारे ही एग्जांपल यहाँ फोर्स के हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ फोर्स आता है कि जो फोर्स है उसको बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, बैलेंस्ड फोर्स एंड दी अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होगा? अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो नहीं आता तो उन फोर्सेस को हम बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। एग्जाम्पल देखिए, आप पिक्चर के अंदर एक टेबल है जिसके ऊपर बुक रखी गई है। एक्स और वाई यहाँ पे दो अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन बुक मूव नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बैलेंस फोर्स लग रहा है। बुक तभी मूव करेगी जब किसी एक डायरेक्शन के अंदर ज्यादा फोर्स लगाया जाए। ठीक है, सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी 300 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ पे भी 300 न्यूटन है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बैलेंस फोर्स। लेकिन इन द सेकंड, here is 400 न्यूटन एंड here is the 300 न्यूटन। तो इस तरफ ज्यादा फोर्स लगा है, तो ये एक अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल है। ऐसे ही नीचे वाली पिक्चर में हम देखेंगे, एक बड़ा सा ब्लॉक है लकड़ी का, वो तब तक आप उसको पुश नहीं कर सकते जब तक कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स न लगाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो अलग अलग फोर्स है जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ये भी यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा। अब गैलीलियो ऑब्जर्वेशन की बात हम करेंगे। जो गैलीलियो थे, उन्होंने यहाँ पे दो बेसिक ऑब्जर्वेशन बताए हैं कि अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन से किसी बाल को रिलीज किया जाता है तो वो बाल सबसे पहले नीचे आती है और फिर सामने वाले प्लेन पे उतनी ही हाइट पे जाएगी जितनी हाइट से उसको छोड़ा गया था। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ है। सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या है? अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसका ये जो है, इसको अगर आप डिक्रीज कर दें, जैसे कि इसके अंदर किया था, इसको डिक्रीज कर दिया जाए तो बॉल जो है उतनी ही हाइट अटेन करने के लिए लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। दीज आर द टू ऑब्जर्वेशन ऑफ गैलीलियो ऑब्जर्वेशंस, जिसको आप कह सकते हैं। फिर आता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, आपको पता है। उसमें से जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, पहले हम वो पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न कर दिया जाए। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे हमने एक इनर्शिया की डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहती है या मोशन में रहती है तो उसके रेस्ट या मोशन में रहने की इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अब क्योंकि इनर्शिया इंक्लूड होता है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं।
Inertia of a body can be of three types: inertia of rest, inertia of motion and the inertia of direction. ठीक है, पिक्चर में एग्जांपल देखिए कि बॉल जब तक मूव नहीं करेगी जब तक कि आप इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर देते। ऐसे ही सेकंड पिक्चर में ग्लास के ऊपर एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर कॉइन रखा गया है। आप जैसे ही कार्ड को हटाते हो तो कॉइन एकदम से गिलास के अंदर आके गिरता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसे ही कैरम बोर्ड के अंदर जो उसकी गोटियां होती हैं वो सारी एकदम से नीचे आके गिरती हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखिए नेक्स्ट पिक्चर में है कि जब आप बस में बैठे हैं और अचानक से बस ड्राइवर को चलाता है तो आप एकदम से पीछे की तरफ हो जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। ऐसे ही जब किसी शार्प मोड़ के ऊपर गाड़ी को मोड़ती हैं तो आप एक साइड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो सीधा डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये बस के अंदर बैठा व्यक्ति जो अचानक से आगे की तरफ हो जाता है जैसे ही बस चलती है। सेम हेयर, जब साइकिल चल रही होती है आप किसी चीज से टकराते हैं तो आपकी बॉडी का जो ऊपरी हिस्सा है वो मोशन में रहने की कोशिश करता है, इसलिए अचानक से वो आगे की तरफ जाके गिरता है। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जितनी भी बॉडीज है क्या सबका इनर्शिया सेम ही होता है? इसके आंसर में हम कहेंगे नो, ऑल द बॉडी डोंट हैव द सेम इनर्शिया। सभी बॉडीज का सेम इनर्शिया नहीं होता है। इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास पे ये डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा हैवियर होगी उतना ही लार्जर इनर्शिया होगा। ठीक है, तो मास हायर होगा तो इनर्शिया अपने आप ज्यादा होगा। तो ये याद रखिएगा, सभी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम नहीं होता है। इस पिक्चर में क्वेश्चन किया गया है कि विच वन हैज मोर इनर्शिया है, किस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है, ए माउस और ए एलिफेंट। तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं इसका मास कम है, इनर्शिया कम रहेगा। एलिफेंट का इनर्शिया ज्यादा रहेगा ड्यू टू इट्स हैवियर मास। ऐसे ही नीचे पिक्चर है जिसके अंदर एक खाली बाल्टी है, दूसरी में सैंड यानी रेत है। तो किसको पुश करना मुश्किल होगा? इस सेकंड वाली को, क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है ड्यू टू हैवी मास। अब देखिए मोमेंटम की डेफिनेशन हम करेंगे। मोमेंटम को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जब इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मोमेंटम मिलेगा और मोमेंटम को हम दिखाएंगे P से। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मैग्नीट्यूड भी एंड द डायरेक्शन आल्सो। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है मोमेंटम की, दैट इज द किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मास ये वेलोसिटी, तो उसका मोमेंटम रहेगा मास इंटू वेलोसिटी। फार्मूला यहाँ आ जाएगा P बराबर में m इंटू V। ठीक है, ये मोमेंटम का फार्मूला है। इसके बाद में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये है कि चेंज ऑफ मोमेंटम के नीचे टाइम आएगा। जहां पे भी रेट आ जाता है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं? नीचे टाइम लिखते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई। और जब आप इसके मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे तो ये आएगा F इक्वल टू m इंटू में A। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं कि अकॉर्डिंग टू द फार्मूला F इक्वल टू m इंटू A, अगर एक्सेलरेशन को कम कर दिया जाए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने आप ही कम हो जाएगा। यही रीजन होता है कि जो क्रिकेट के अंदर बॉल को कैच करता है कोई प्लेयर, तो वो सबसे पहले उसको पीछे की तरफ ले जाता है, उससे उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा और फिर एक्सेलरेशन कम होने से फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो उसको चोट नहीं लगती। ठीक है, सेम चीज होती है जो सीट बेल्ट लगाई जाती हैं उसके अंदर भी सेम एप्लीकेशन यही वर्क काम करती है। और ऐसे ही जो हाई जंप्स होती हैं, हाई जंप करने वाला जो खिलाड़ी होता है उसके नीचे एक क्यूजन बैड लगाया जाता है ताकि एक्सेलरेशन को कम किया जा सके, और एक्सेलरेशन कम होने से फोर्स अपने आप कम हो जाएगा, फोर्स का इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा वहां पर। फिर आता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है, जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है तो दूसरी ऑब्जेक्ट भी पहले के ऊपर फोर्स लगाएगी, और इसको हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और एक और चीज आपने नोट करनी है कि ये जो फोर्सेज होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर रहते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहती है। और सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर एग्जिस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसी भी एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमेशा रहता है। जैसे रिकॉइलिंग ऑफ गन करते हैं तो बुलेट जैसे ही आगे की तरफ जाती है तो इसका रिएक्शन पीछे की तरफ होता है, जिसकी वजह से रिकॉइलिंग ऑफ द गन होता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करते टाइम पानी को पीछे की तरफ ले जाया जाता है और दीवारों का फिर एक्शन होता है रिएक्शन का, और वहां पे क्या होता है फिर आगे की तरफ हम स्विम करने लगते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ओर कि जैसे ही आप वॉकिंग करते हैं तो आप पैरों से जमीन को दबाते हैं, इट्स योर एक्शन, तो ग्राउंड भी क्या करती है, ऊपर की तरफ रिएक्शन करती है, जिससे हम आगे की तरफ चलते हैं। इस पिक्चर में भी सेम यही कंसेप्ट है। ऐसे ही जब रॉकेट प्रोपल्शन होता है तो गैसेज हैं वो नीचे की तरफ निकलती हैं, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब कोई सैलर किसी बोट से कूदने के लिए आगे की तरफ एक्शन लगाता है तो नाव एकदम से पीछे की तरफ जाती है, ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे ही जो एक फायरमैन होता है वो होज पाइप को पकड़ता है तो उसको पकड़ना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जितनी वेग से पानी वेलोसिटी के साथ में आगे आएगा उतनी ही वेलोसिटी के साथ में ये जो पाइप है वो पीछे की तरफ जाता है। वही सेम कंसेप्ट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलिजन करती हैं तो कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। कब? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोलिजन कर रही हैं, एक ए ऑब्जेक्ट है फिर बी ऑब्जेक्ट, इसकी जो मास रहेगा यहाँ m और इसका मास mb, इसका मास ma, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी ua, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ub, फिर ये दोनों कोलिजन करती हैं। कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है va एंड vb। इस तरीके से इनका जो कोलिजन से पहले का मोमेंटम रहेगा ma ua प्लस mb uv, और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम रहेगा ma va प्लस mb vb, तो ये दोनों आपस में कंजर्व रहेंगे, यानी कि कांस्टेंट रहेंगे। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेम यही यहाँ पर है, इसमें आपने 1 और 2 इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने a और b इस्तेमाल किया है फॉर द ऑब्जेक्ट। सेम कंसेप्ट यहाँ है। Thank you everyone for watching this